सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का करने के निर्माण कार्य की रखी आधारशिला। राष्ट्रपति ने सरायकेला खरसावां निवासी छौगुरु शशधर आचार्य और रांची निवासी मधु मंसूरी हंसमुख को पद्मश्री से किया सम्मानित। कल छुटनी देवी को किया जाएगा सम्मानित। नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटाने के लिए राज्य सरकार की पहल का दिख रहा है सकारात्मक रुख। 3 नक्सली एरिया कमांडरों ने रांची में किया आत्मसमर्पण। और नहाय खाई के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। बुधवार को अस्ताचलगामी और गुरुवार को उदयगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भागों को 4 लेन में परिवर्तित करने के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक सच्चा अन्नदाता समाज को जोड़ता है और उसी के लिए जीता है। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल और ज्ञानबा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड के भी 2 कलाकारों को आज पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। पद्मश्री सम्मान पाने वालों में सरायकेला खरसावां निवासी छौगुरु शशधर आचार्य है। गुरु शशधर आचार्य ने अपने पूरे जीवन काल में छौ नृत्य को न केवल देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा में प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि इस नृत्य कला को विदेशों में भी पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल की। लोक कला को बुलंदियों तक ले जाने में अहम योगदान देने के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
वहीं रांची निवासी मधु मंसूरी हंसमुख को भी आज राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। नागपुरी गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले मधु मंसूरी हंसमुख अपने गीत और मधुर आवाज से देश विदेश में झारखंड को पहचान दिला चुके हैं। जल जंगल जमीन बचाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक के लिए इन्हीं के लिखे गीत सर्वाधिक गाए जाते हैं। इसके अलावा सरायकेला खरसावां की छुटनी देवी को भी कल सम्मानित किया जाएगा। छुटनी देवी को कभी डायन कहकर घर गांव से निकाल दिया गया था। 8 माह के बच्चे के साथ पेड़ के नीचे रही छुटनी आज अपनी जैसी असंख्य महिलाओं की ताकत बन गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें अनवरत आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,451 नए मामले सामने आए। इस दौरान इससे अधिक 13,204 लोग स्वस्थ हुए। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18 नए संक्रमित मिले, जबकि 13 लोगों ने इस महामारी को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 145 सक्रिय मामले शेष हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आज कोविड टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग द्वारा समीक्षा की गई। इस मीटिंग के दौरान कोविड-19 टास्क फोर्स के सभी नोडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, एमओ, आईसी उपस्थित थे। इसमें कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, ऑक्सीजन समेत अन्य विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,08,47,23,042 टीके लगाए गए हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान मंत्री श्री आलम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। वहीं तोड़ाई नदी पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए 92 लाख रुपए की लागत से कवच योजना की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री श्री आलम ने दर्जनों युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। मैं अपनी ओर से सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे पहले यहाँ के उपायुक्त महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में बूथ लेवल कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। आज रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को राहत नहीं देती है। जो मूल्य है वहां पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कम हुई है। दुर्भाग्य से ये राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार है और जन विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम न होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन और तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट की राशि भी खर्च नहीं कर पा रही है। वहीं राजनीति के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी राज्य सरकार की दिलचस्पी नहीं है। इतने हैं इनके अपने बजट के खर्च नहीं कर पा रही है सरकार, मात्र 16% खर्च कर पाई है सरकार। केंद्र सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर नहीं लाने का संकल्प लिया है लोगों ने, नहीं लाने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, हर घर में नल पहुंचे।
उसके पैसे सरेंडर हो चुके। हर आदमी को पीने की पानी की जरूरत है। शौचालय, एक पूरे देश में शौचालय का एक बड़ा अभियान चला, यह राज्य में भी चला, लेकिन शौचालय बनने और बनवाने के काम में रुकावट आई। झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य अनिल दा उर्फ पतिराम मांझी की टीम के एरिया कमांडर बैलून सरदार गाजी एवं दस्ता सदस्य गीता मुंडा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सूरज सल्लार को बुके देकर समाज की मुख्य धारा में शामिल कराते हुए हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी झारखंड पुलिस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। आज का दिन नक्सल उन्मूलन अभियान में कार्यरत झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय सैनिक बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। और आज के दिन सीपीआई माओइस्ट संगठन के एक बहुत बड़े क्रियावादी जो अनिल दा है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उसके टीम के मारक दस्ता के 3 सक्रिय सदस्यों के द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। दुमका पुलिस ने 2 नवंबर को टोंगरा थाना क्षेत्र के जंगल से जली हुई मारुति वैन के भीतर काजल मंडल के शव बरामदगी मामले का खुलासा कर दिया है और इसमें शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्री आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने श्री आडवाणी को उनके आवास जाकर जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके निवास पर, पृथ्वीराज रोड पर। और कहीं न कहीं ये कहा जाए कि बुजुर्ग जो हमारे घर का बुजुर्ग होता है, उसी तरह ये पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता की भूमिका निभा रहे हैं एल के आडवाणी जी, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उनको बधाई देने के लिए नहाय खाए के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। छठ व्रती महापर्व के दूसरे दिन कल खरना का अनुष्ठान करेंगे और छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और 4 दिवसीय महापर्व का पहले दिन नहाय खाए के साथ ये पर्व शुरू हो गया है। नहाय खाए के दिन व्रत करने से परिवार के लोगों को साफ सफाई करके पूजा सामग्री एक स्थान पर पहले लोग रखते हैं। इस दिन सभी लोग सात्विक आहार लेते हैं। छठ पूजा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन खरना होता है। खरना वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात में पूरी पवित्रता के साथ बनी गुड़ की खीर का सेवन किया जाता है। खरना के अगले दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का व्रत संपन्न हो जाता है। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। व्रतियों ने स्नान के बाद पारंपरिक प्रसाद ग्रहण किया। बिहार झारखंड का प्रसिद्ध 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत की शुरुआत सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुई। छठ व्रतियों ने महापर्व के पहले दिन स्नान कर नए कपड़े पहन पूजा की और चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया। व्रत रखने वाली महिलाओं के प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भोजन किया। नहा खा कल रसिया और रोटी हुई, परसों बड़का छठ हो, चौथा रोज अर्घ से लौटना। छठ व्रती मंगलवार को खरना के बाद निर्जला उपवास शुरू करेंगे। 36 घंटे निर्जला व्रत रखने वाले छठ व्रतियों को यह व्रत कठिन नहीं बल्कि आसान लगता है। व्रत करने वाला व्यक्ति व्रत पूरा होने तक जमीन पर ही सोते हैं। और कल खरना है, परसों सजकी अर्घ है और सुबह का अर्घ चौथा रोज है। छठ व्रती 10 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य और 11 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। उसके बाद पारण करेंगे। छठ व्रतियों ने बताया कि छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 4 दिन का होता है। आज हम लोग नहाए खाए कर रहे हैं, फिर कल खरना है, परसों शाम अर्घ है। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार एहतियात के तौर पर राजधानी रांची में बड़ी संख्या में कृत्रिम तालाब बनाकर या अपने घरों में बाथ टब या गड्ढा बनाकर अर्घ्य अर्पित करने की तैयारी चल रही है। वहीं तालाबों और छठ घाटों की साफ सफाई लगभग पूरी कर ली गई है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। छठ पर्व को लेकर आज झुमरी तिलैया के नगर प्रशासक और प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने कोडरमा के कोरियाडीह तालाब, सतपुलिया तालाब, महतो आहर समेत विभिन्न तालाबों की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने छूटे हुए साफ सफाई के कार्यों को पूर्ण करने की बात कही। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित पर्व है। भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के लिए इस पर्व में प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। छठ पर्व पर बांस के बने सूप और दौरा का काफी महत्व होता है। इसी सूप और दौरा में पूजन सामग्री को रखकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। गढ़वा जिला बांस के बने सामानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के बने सूप और दौरा की मांग काफी अधिक है। अगर सरकार हमें सपोर्ट करे तो हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट बांस का बना हुआ भारत का इंडियन सामग्री विदेश में भी जा सकता है। बांस से जुड़े इस धंधे से काफी लोगों को रोजगार मिलता है और इस धंधा को लोग सालों भर करते हैं। कुल मिलाकर के एक सूप के पीछे 4 आदमी का इनकम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आह्वान और लोकल से इन बांस के कारीगरों की उम्मीदें बढ़ी हैं। साथ ही कोरोना काल के बाद आए इस महापर्व को लेकर ये कारीगर काफी उत्साहित हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची टाटा मार्ग पर बुंडू अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर में लोक आस्था के पर्व छठ का खासा महत्व है। छठ के समय में मंदिर में भगवान भुवन भास्कर की उपासना करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भगवान भास्कर के नाम पर बना यह सूर्य मंदिर देखने में जितना आकर्षक और मनोरम लगता है, उतना ही पावन भी माना है। छठ के दिन विशेष पूजा अर्चना के लिए रांची, खूंटी, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत बिहार और बंगाल से भी छठ व्रती एक दिन पूर्व यहां पहुंचते हैं। पंडित सत्यनारायण पाठक ने बताया कि भगवान राम यहां पहुंचे थे और उन्होंने ही सबसे पहले इस स्थान पर रुककर भगवान सूर्य को नमन किया था। और आप देखेंगे क्या कि ये जो मंदिर की जो है मतलब प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ इस स्थान है। लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र भी इस स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे।
सूर्य मंदिर संस्कृति विहार के संचालक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर की आधारशिला सन 1991 में रखी गई थी, जबकि पूजा 1994 से शुरू हुई। उन्होंने बताया कि पहले बहुत कम लोग ही यहां पूजा करने आते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ होती है। श्री सिंह ने बताया कि छठ व्रतियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रहने की व्यवस्था हो, भोजन और जलपान की व्यवस्था हो, घाट की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, प्रकाश और जल की व्यवस्था हो, ये संपूर्ण व्यवस्था संस्कृति विहार अपने बलबूते पर समाज का थोड़ा सहयोग लेकर के और बिना सरकारी सहयोग के हम पूर्ण करते हैं संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था। वैसे तो झारखंड प्रकृति के मनोरम दृश्यों के लिए अनायास ही लोगों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन यहाँ के मंदिर और धरोहरों का भी खासा महत्व है। बुंडू का सूर्य मंदिर भी इन्हीं में से एक है। खूंटी से ज्योत्सना सीलाडांग की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक रूप से नुकसान झेल चुके बांस के सूप और दौरा बनाने वाले कोडरमा के तुरी समुदाय के लोग इस वर्ष काफी उत्साहित हैं। कोडरमा के असनाबाद तुरी टोला में रहने वाले तकरीबन परिवार जोर शोर से बांस का सूप और दौरा तैयार कर रहे हैं, ताकि इस बार छठ में लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। इसमें है कि तनी जरा बढ़िया से कितना मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, दिन भर लगता है। इस इलाके में बांस का सूप और दौरा बनाने में परिवार के सभी सदस्य लगे हुए हैं और सभी लोग इसमें अलग अलग भूमिका भी निभा रहे हैं। कोई जंगल से बांस लाने में तो कोई उसकी कटाई करने और कोई उसकी छटाई करने में जुटा है। दिन समय लग जाता, बाहर जाते हैं तो बांस लाने में 100 रुपया बांस मिलता है। उसको छीलो, उसको बीनो, उसको घाटिए रोड में तब बनेगा सूप। उसके बाद अपना सूप लेकर बाजार जाते हैं। उसमें प्लास्टिक भी सूप चल गया है, 10 रुपये 15 रुपये सब। परिवार के सभी सदस्य बांस के सूप और दौरा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तुरी समुदाय के लोग सालों भर बांस के सूप दौरा बनाने के अलावा अलग अलग बर्तन भी तैयार करते हैं, जिनका छठ में विशेष महत्व होता है। और हम लोग कटार से काम करते हो, कटने उठने भी डर रहता है, उसकी सुविधा मतलब आसान हो जाए। बांस के बनाए गए सूप और दौरा बाजारों में बिकने भी लगे हैं और लोग इनकी खरीदारी के लिए आने भी लगे हैं। छठ पर्व में बांस के बने सूप, दौरा, डलिया, पंखा का विशेष महत्व है और इन्हें शुद्ध माना जाता है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है। इस मोबाइल वैन के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों के दर्जनों गांवों का भ्रमण करते हुए डोर टू डोर जाकर लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में रामेश्वरी नेहरू और मारुथु बंधुओं की भूमिका के बारे में। आठ नवंबर 1966 एक असाधारण महिला स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की पुण्यतिथि है। माताजी कहकर पुकारे जाने वाली रामेश्वरी ने महिलाओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रामेश्वरी नेहरू का विवाह मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रिजलाल नेहरू से हुआ था। रामेश्वरी नेहरू ने अपनी इस भूमिका की शुरुआत प्रयागराज के आनंद भवन से की थी। ये भवन महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष और मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि था। रामेश्वरी नेहरू ने हिंदी में पहली महिला पत्रिका स्त्री दर्पण की शुरुआत 1909 में इलाहाबाद से की थी। स्त्री दर्पण के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामेश्वरी नेहरू महिला भारत संघ और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की सक्रिय सदस्य थीं।
उन्होंने वैश्यालयों से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रय देने के लिए नारी निकेतन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने जब 1928 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की आयु तय करने के बारे में एज ऑफ कंसेंट समिति बनाई तो रामेश्वरी इसमें एकमात्र भारतीय महिला सदस्य थीं। इस समिति की रिपोर्ट ने ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की नींव रखी। महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिमायत करने वाली रामेश्वरी ने कहा था, उस देश के लोग स्वराज हासिल नहीं कर सकते जिनकी आधी आबादी पक्षाघात की स्थिति के समान निष्क्रिय कर दी गई हो। स्वराज की लड़ाई पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लड़नी होगी और जीतनी होगी। आजादी के बाद रामेश्वरी ने उन लोगों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विभाजन के आघात के कारण पलायन कर गए थे। 1955 में भारत सरकार ने रामेश्वरी नेहरू को विशेष रूप से विधवाओं, अनाथों, बच्चों और बुजुर्गों के पुनर्वास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1961 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज हम तमिलनाडु के मारुथु बंधुओं की भी चर्चा करेंगे। पेरिया मारुथु और चिन्ना मारुथु का जन्म मुक्का पलनीसामी थेवर और पूनथा के घर हुआ था। इनके पिता मुक्का पलनीसामी थेवर शिवगंगा साम्राज्य के दूसरे राजा बने थे, लेकिन मारुथु बंधु अधिक समय तक महल में नहीं रह पाए। ये दोनों 20 साल की आयु ही पार कर पाए थे कि आरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ मिलकर राजा और रानी को मार डाला। मारुथु बंधु बच निकले, लेकिन कई वर्षों बाद वापस आए और भीषण युद्ध के बाद किले पर फिर दावा किया। 1857 के सिपाही विद्रोह से 50 साल से भी अधिक समय पहले मारुथु पांड्यार भाइयों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। 16 जून 1801 को इन्होंने तिरुचि किले से स्वतंत्रता की घोषणा जारी की और सभी जातियों तथा समुदाय के लोगों को यूरोपीय वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। राज्य के मौसम में फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। विभाग के अनुसार आगामी 13 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का करने के निर्माण कार्य की रखी आधारशिला। राष्ट्रपति ने सरायकेला खरसावा निवासी छौगुरु शशधर आचार्य और रांची निवासी मधु मनस्वी हंसमुख को पद्मश्री से किया सम्मानित। कल छुटनी देवी को किया जाएगा सम्मानित। नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटाने के लिए राज्य सरकार की पहल का दिख रहा है सकारात्मक रूप। 3 नक्सली एरिया कमांडरों ने रांची में किया आत्मसमर्पण। और नहाय खाय के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। बुधवार को अस्ताचलगामी और गुरुवार को उदयगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।